अभी हम लोग हिस्ट्री के बारे में क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को सबसे पहले। उसके बाद हमारी पॉलिटी की क्लास चलेगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, आज 20 जुलाई 2021 है, आज क्लास का पहला दिन है और हम लोग हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जान लो आप कि हमें जो पढ़ना है हिस्ट्री में वो भारत का इतिहास पढ़ना है। मीन्स हमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है। चारों दिशाओं में इसके जो जो चीज स्थित है उसे पहले देखते हैं। तो भारत के उत्तर में आप लोग जानते हैं कि जो मैप देखा जाता है वो मैप में ऐसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भारत के नॉर्थ में है हिमालय। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि कई बार शुरू से ही भारत पे आक्रमण होते रहे हैं। तो जो भी आक्रमणकारी पहले सबसे स्टार्टिंग में प्राचीन काल में या मध्यकालीन युग में जो आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे वो हिमालय होकर ही प्रवेश करते थे। हिंदू कुश जो एक जगह है हिमालय में, क्योंकि पहले तो यहाँ लैंड थी नहीं, मतलब भारत के अगल बगल तो ये सब कुछ सागर, महासागर, समुद्र यही सब हुआ करता था, अभी भी है। तो हिमालय से ही प्रवेश होता था किसी भी आक्रमणकारी का। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में हिंद महासागर है जिसे इंडियन ओशन भी कहते हैं, ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी और म्यांमार भी है, देश है म्यांमार, और वेस्ट में जो है अरब सागर, अरेबियन सी है। ठीक है, अब भारत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये भारत, ये वर्ड जो है भारत, ये जैसे कि हमारा जो भारत है, भारतवर्ष या हिंदुस्तान, ये सब नाम कैसे कैसे पड़ा है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो भारत का मतलब क्या होता है, ये एक प्राचीन कबीले का नाम था भारत। ठीक है, और भारत की जो संतान थे उन्हें भारती कहते थे। ठीक है, तो महाकाव्य और पुराण में जो है भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारतीय इसे जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू का अर्थ होता है जामुन, और हो सकता है कि जामुन का बहुत ज़्यादा वृक्ष यहाँ पे हुआ करता हो, इसलिए इसे जामुन के वृक्ष का द्वीप भी कहा जाता था। प्राचीन भारतीय इसे कहते थे। प्राचीन ईरानी जो है इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे और सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यूनानी जब आए तो उन्होंने इसे इंदे कहा। ठीक है, और जब अरब यहाँ पे आए भारत में तो उन्होंने इसे हिंद कहा। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, और अंग्रेज जो यहाँ पे आए तो उन्होंने यूनानी के ही संदर्भ से प्रेरित होकर, यूनानी जैसे इंदे बोलते थे भारत को, वैसे ही अंग्रेज इंदे के अर्थ को थोड़ा सा और विकसित करके इंडिया कहा करते थे, मतलब अंग्रेज इंडिया कहते हैं। ये सवाल भी आते हैं, पूछ लिया जाता है कि जब प्राचीन भारतीय भारत को क्या बुलाते थे, या महाकाव्य या पुराण भारत को क्या कहा गया है, या अंग्रेज भारत को क्या बुलाते थे, यूनानी क्या बुलाते थे, इसके मैंने यहाँ पता भी है। ठीक है, तो एक नाम और आप याद रखेंगे, क्रिस्टोफ सिलेरियस। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को 3 खंडों में बांटा, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। हाँ, और एक बात जान लेते हैं हम लोग, ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये जो भारत के बीचों बीच स्थित है, यूपी, एमपी ऐसे ऐसे जाके, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। एक नॉर्थ भारत मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो है इंडो यूरोपीय भाषा प्रचलित है और साउथ इंडिया में द्रविड़ भाषा प्रचलित है। ठीक है, इतना आप जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो हम जानते हैं उसका स्रोत क्या रहा है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत रहे हैं, जिनके आधार पे हमारा जो इतिहास हमको अभी पढ़ने जो मिलता है, उसका स्रोत जो रहा है वो पहला है धर्म ग्रंथ, जैसे जितने भी वेद, पुराण, स्मृति, अरण्यक,
ये सब जो भी लिखे गए हैं धार्मिक ग्रंथ, उन सब में लिखी बातों के आधार पर भी इतिहास के पन्नों को गढ़ा गया है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तीसरा है विदेशियों का विवरण, जो भी प्राचीन काल में जो भारत से अलग के देशों से जो लोग यहाँ पे घूमने आए, ज्ञान अर्जन करने आए। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय में पहले लगभग सारे विदेश जो भी पढ़ने के इच्छुक होते थे यहाँ पे आया करते थे। तो इसी माध्यम से, इसी क्रम में जो भी विदेशी लोग भारत में आए, उन्होंने अपना कुछ टिप्पणी किया होगा, अपना कुछ लेख लिखा होगा भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। उनका जो विवरण है उन्हें भी आधार मानकर इतिहास में गढ़ा गया है। और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि जितने सारे स्थल मिले हैं हमारे जो खोजे गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब, या जहाँ जहाँ भी पुरातत्व से संबंधित बातें निकल कर आई हैं, उनका विवरण भी भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथ की। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे चल के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तक चलेंगे। ये हमारा पहला यूनिट जो है यही जानने समझने में जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से रहे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो वेद का है। ठीक है, तो वेद जो है, वेद लिखने वाले कौन? वेद लिखने वाले थे वेद व्यास। सबसे पहली बात जो है हम लोग जानेंगे वेद के बारे में। तो वेद किन्होंने लिखा? तो वेद के लिखने रचयिता थे वेद व्यास। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते थे? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेद के बारे में आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो वेद हुआ करता था, लेडीज और शूद्र को पढ़ने की मनाही थी। जैसे कि वर्ण 4 जो हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें सबसे निम्न समझा जाता था शूद्र को। वो भी उत्तर वैदिक काल से जो जातिगत व्यवस्था आई वर्ण की, उसके वजह से ये सब चीजें बिगड़ गई। जैसे शुरुआत से ही ऐसा सिस्टम नहीं था। जैसे वैदिक काल हुआ करता था, उस टाइम लोग काम के हिसाब से वर्ण डिसाइड होता था। मतलब जाति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जाति नाम का कोई चीज ही नहीं था। लेकिन ये सब जो वर्ण जो जातिगत हुआ है, जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, ये जो परंपरा शुरू हुई है ये उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। ठीक है, तो वेद 4 हम लोग जान गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक एक करके बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो होता है वही ऋग्वेद कहलाता है। मतलब ऋचाएं जो होती है, ऋचाओं के माध्यम से जो हमें समझने को, सीखने को, ज्ञान अर्जन करने का जो तरीका है, जो सिस्टमेटिक वे है, उसी को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और ऋचाएं होती है 10,462। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्री। ठीक है, और हाँ, एग्जाम में सवाल भी आता है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है आर्य से संबंधित है। आर्य जो लोग यहाँ पे आए, आर्य आए तो वैदिक सभ्यता भी लाए, तो आर्य से संबंधित है ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के रचयिता है विश्वामित्र। वेद के रचयिता है वेद व्यास, लेकिन ऋग्वेद के रचयिता जो है विश्वामित्र है। अब इसमें जो है आप लोग जान गए कि मंडल जो है 10 होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लिया जाए। तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल में हमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध जो हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और ये जो हुआ था परुष्णी या रावी नदी के तट पर, आप कह सकते हैं। जो परुष्णी नदी जो है पहले के जमाना में, जो आज हम लोग जान रहे हैं रावी नदी, उसे पहले परुष्णी नाम से जाना जाता था। तो दशराग युद्ध जो हुआ था इसका वर्णन 7वें मंडल में। 8वें मंडल में जो है खिल है। खिल क्या होता है? तो हस्तलिखित ऋचाएं जो होती है, जो हाथ से लिखा हुआ जो ऋचाएं हैं, उनको खिल कहा गया है। और वो कहाँ मिलता है हम लोगों को? 8वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में है सोम देवता का वर्णन। ठीक है, और 10वें मंडल में है
पुरुष सूक्त यानी वर्ण की व्याख्या कि जैसे वर्ण की व्याख्या दिया गया है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जंघा से वैश्य निकले और चरण से निकले शूद्र। ये जो वर्णन है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत दिया गया, व्याख्या किया गया। और हाँ, ऋग्वेद के अंदर में ही वामनावतार के 3 पगों का आख्यान है। जैसे क्वेश्चन में भी आया है कि वामनावतार के 3 पगों का आख्यान इन चारों में से किस वेद में है, और ऑप्शन में था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप याद रखेंगे वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं वर्णित है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, और उसका अर्थ होता है गाय। जो मतलब ऋग्वेद के अंदर में गाय को अधन्य कहा गया है। हाँ, और एक सवाल आया था एग्जाम में कि आप याद रखेंगे न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किसी भी पृष्ठ में कहीं भी न्यायाधिकारी का अंकन या अंकित या उल्लेख नहीं मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो है सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में मानी गई है। ऐसे क्या हुआ करता था उस पर नहीं जाना है, इमोशनल नहीं होना है हिस्ट्री पढ़ने के वक्त। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है ऋग्वेद के अंदर वो कौन सी है, सरस्वती। और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है गंगा का, कितनी बार जिक्र मिलता है, तो गंगा का 1 बार जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। यमुना का 3 बार मिलता है। और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, 4 वेद थे हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बारी आई यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है ये मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन का जो नियम रहता था वह यजुर्वेद के अंदर में ही था। मतलब कि जो मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और जो बलि देते समय जो भी नियम कानून फॉलो किए जाएंगे इनका विस्तृत जो विवरण हुआ करता था यह यजुर्वेद के अंदर ही मिलता था, और उसी को लोग विधिवत यूज किया करते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा गया है। ठीक है, यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में मिलता है। ठीक है, इसके अंदर गद का भी स्वरूप है और पद का भी स्वरूप। बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद जो है गाए जाने वाली ऋचाएं इसके अंदर होती है। मतलब वैसी ऋचाएं हैं जो गाई जा सके, मतलब उसका जो है मधुर कलेक्शन होगा। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, और सामवेद को जो पढ़ते हैं पढ़ने वालों को उद्दात्री कहते हैं, उद्रात्री। 1810 सूक्त होते हैं सामवेद में टोटल। अथर्ववेद की बात कर लें, अथर्ववेद की रचयिता अथर्वा ऋषि है। ठीक है, अथर्वा ऋषि को इनके रचयिता माना गया अथर्ववेद का। 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, अथर्ववेद में जो है कन्या के जन्म की निंदा की गई। ठीक है, और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया अथर्ववेद के अंदर, परीक्षित को। और प्रजापति की जो 2 पुत्रियां हैं वो सभा और समिति हैं, ऐसा भी अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शाखाओं की। ये तो हो गए वेद हमारे 4 हैं, चारों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं शाखाएं की। तो ऋग्वेद का जो शाखा है उसे हम लोग कहते हैं शाकल। ठीक है, यजुर्वेद की जो शाखा है 2 खंड में बटा हुआ है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है उसे माध्यन्दिन या कानुक कहा गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है उसे काठक, कनिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार सामवेद का जो शाखा है उसे कहा गया है कौथुम, रानायणीय, जैमिनीय या तलवकार। जैमिनीय या तलवकार ये दोनों एक ही चीज है, मतलब
जैमिनियों को तलवकार भी कहा गया, तलवकार को जैमिनीय भी कहा गया। अथर्ववेद की जो शाखा है वो है सौनक पैपल लाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की जो वेद से रिलेटेड है। तो ऋग्वेद से जो रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद से जो रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद से रिलेटेड है पंचविश जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है। ये इस तरफ वेद लिखा हुआ, इस तरफ उससे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद, गोपथ। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहला है यूनानी रोमन यात्री, यानी कि इसे ग्रीक रोमन यात्री भी कहेंगे। तो इसमें सबसे पहला टेसियस। टेसियस जो था ईरान यानी फारस का डॉक्टर था। दूसरा है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें इंडिया और ईरान के संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे हेरोडोटस की लिखी हुई बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। तीसरा है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑस्टियोगुस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस और ऑस्टियोगुस, ये तीनों जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। चौथा जो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का राजदूत सेनापति था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर के सेनापति का राजदूत था। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने जो बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, उसका नाम है इंडिका। इंडिका में क्या लिखा हुआ है? मौर्यन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, पांचवा है डाइमेकस। ये जो है आंतियोकस, यानी आंतियोकस उस टाइम सीरिया का राजा हुआ करता था, उसका राजदूत था ये डाइमेकस, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। छठा नंबर पर डायोनीसियस। डायोनीसियस जो था टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिलडेल्फस कौन था? मिस्र, इजिप्ट का राजा हुआ करता था उस टाइम। तो डायोनीसियस जो है टॉमी फिलडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के राज दरबार में आया था। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं टॉलमी। टॉलमी जो था इसकी लिखी एक बुक है जिसका नाम है भारत का भूगोल। ये भी ग्रीक रोमन यात्री था। उसके बाद है प्लिनी। इसका जो बुक था वो लिखा हुआ था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और एक लेखक है जिसका नाम का विवरण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो 80 ईस्वी के करीब में इंडियन ओशन की यात्रा पर आया था और इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रोन सी। जस्टिन जो था ये ग्रीक राइटर था और ये मौर्य वंश के शासनकाल में आया था। उसके बाद बात कर लेते हैं चाइनीज राइटर के बारे में, चीनी यात्री। तो पहला उसमें नाम आता है फाहियान का, जो कि गुप्त वंश के काल में आया था। उस टाइम जो गुप्त वंश के शासक थे वो थे चंद्रगुप्त टू। ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त दो के राज दरबार में आया था और इसने जो वर्णन किया है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के सोसाइटी एंड कल्चर का वर्णन किया है फाहियान ने। दूसरा नंबर है संयुगान। ये 518 एडी में भारत आया, बौद्ध धर्म की जानकारी ली और वापस चला गया। सबसे ज्यादा जो नाम हम लोग जानते हैं और सुनते हैं चीनी यात्रियों में से वो है हेन सैंग। इसके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। थर्ड है हेन सैंग। ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, भारत आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की और वहां से बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। और जब नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई किया करते थे हेन सैंग, तो वहां के कुलपति जो थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। ठीक है, हेन सैंग का जो टूर डिटेल्स है, मतलब यात्रा का जो वृतांत उनका जो लिखा हुआ है, उसका जो नाम है वो CUकी है, यात्रा वृतांत। मतलब टूर का पूरा डिटेल अपना जो लिखा है उन्होंने, उसका नाम है CUकी। और अंतिम है चीनी यात्री में इत्सिंग। इत्सिंग जो है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का वर्णन किया इन्होंने। नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं नालंदा जिला में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर जिला में। अब बात कर लेते हैं अरब के राइटर्स के, लेखक के बारे में।
और अब के दो ही राइटर के बारे में हमें जानने को मिलता है बुक्स में भी, या इम्पोर्टेंट कह लीजिए आप यही। पहला है अल-बरूनी, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी आप जानते हैं, गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान वाला। इसने जो बुक लिखी थी अल-बरूनी ने, उसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज। ये तीनों एक ही बुक है जिसका नाम अलग अलग है। अल-बरूनी की लिखी हुई बुक, पहला अल-बरूनी की लिखी हुई बुक जो है उसका नाम है किताबुल हिंद, या उसी को तहकीके हिंद भी कहते हैं और उसी को भारत की खोज भी कहते हैं। राजपूत कालीन समाज का वर्णन किया था अल-बरूनी ने, ठीक है। दूसरा है इब्न बतूता, जो कि 2019 वाले बिहार दौरान एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इससे, कि वो कहाँ का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में यह आया था। तुगलक वंश आप जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में आया था। बहुत बड़ा विद्वान था इब्न बतूता, इसीलिए इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया था। किसे? इब्न बतूता को। और इसका जो यात्रा वृतांत है उसका नाम है रेहला, ठीक है। अदर जो राइटर्स हैं उसमें देख लेते हैं। पहला है तारानाथ, ये तिब्बत का लेखक था और कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ की रचना इसी ने की थी। कंग्यूर और तंग्यूर क्या है? ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब भारत का जो इतिहास है उसी से रिलेटेड है कंग्यूर और तंग्यूर। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तारानाथ। दूसरा है मार्को पोलो, ये पांड्या देश की यात्रा पर आया था और इसने जो कुछ भी लिखा है वो पांड्या का इतिहास का वर्णन किया है इसने, मार्को पोलो ने, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए मतलब कि विदेशी यात्री लोग जो आए भारत और यहाँ आकर भारत को देखा समझा और फिर अपना वर्णन दिया। उसके अलावा भी कुछ लेखक हम लोग देख लेते हैं जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, ये तीनों एक ही हैं। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देकर उसके बाद घनानंद को हरवाकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन, ठीक है, कलहन। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली बुक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। इसी के साथ आज का क्लास यूनिट 1 का खत्म होता है और फिर यूनिट 2 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।